Hello everyone, welcome to Arihant Padhaku. And as you all know that I am Divya, your science expert, and I am here to resolve all your queries related to science and just make you perfect in science. So today in this session, we are going to begin with sample paper 5. So as you all know that Arihant book, that is this book is out in market और आपको पता है आपका टर्म 1 भी आ रहा है. तो इस बुक के अंदर बहुत बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं. बेसिकली आपको पूरा पेपर दिया गया है 90 मार्क्स का, जिसमें सेक्शन ए बी सी एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस प्रॉपर मार्किंग स्कीम के साथ दिया गया है. तो आज हम इस बुक का सैम्पल पेपर 5 शुरू करेंगे. राइट, सो लेट्स क्विकली बिगिन विद सैम्पल पेपर 5 ऑफ आरिहंत बुक. सो लेट्स बिगिन एंड मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि सैम्पल पेपर सीरीज लाना हमने क्यों ज़रूरी समझा. पता क्या होता है बच्चे कि जब हमारे पास हम पेपर के फॉर्मेट पे बहुत से सैम्पल पेपर्स कर लेते हैं ना, तो पेपर बहुत इजी लगता है. जब आप एक्चुअल पेपर अटेम्प्ट करने जाओगे तो आपको खुद फील होगा कि मतलब आप बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हो उससे, और इवन आपका टाइम मैनेजमेंट भी प्रॉपर हो पाएगा और आपको पता लगेगा कि किस तरीके से पेपर करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में मैं आपको कुछ ना कुछ टिप आपके साथ शेयर करूंगी विच विल एक्चुअली हेल्प यू इन गेटिंग गुड मार्क्स एंड सेविंग योर टाइम टू. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट. तो मैं आपको रिकॉल करा दूं कि आपका जो पेपर होता है वो 90 मिनट्स का होता है और सेक्शन हमारे पास 3 होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी. ए सेक्शन के अंदर हमारे पास 24 क्वेश्चंस है, जिसमें से हमें 20 अटेम्प्ट करने हैं. सेक्शन बी में भी हमारे पास 24 क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमें 20 ही अटेम्प्ट करने हैं. सेक्शन सी में हमारे पास 12 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हमें 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं. ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स और एक बहुत ही एडवांटेज है इसका मार्किंग स्कीम का कि कोई भी क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है. मतलब बेसिकली आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हो. अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता तो ट्रिक से भी आप उसको टिक कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी उसका नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं रहेगा, आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. ओके, सो दिस इज द बेसिक पेपर फॉर्मेट. सो लेट्स बिगिन विद सेक्शन ए. तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 10 ml of HCl and 10 ml of NaOH solution are taken in 2 separate beakers labeled 1 and 2. तो हमें बोला गया है कि हमारे पास HCl solution और NaOH solution लिया गया है 2 अलग अलग बीकर्स में, और उन बीकर्स को 1 और 2 लेबल कर दिया गया है. On adding zinc to both the beakers, मतलब दोनों बीकर्स में हम क्या ऐड कर रहे हैं? जिंक. ओके, इट इज ऑब्जर्व्ड एट रूम टेम्परेचर. तो बेसिकली क्वेश्चन यही था. तो पहले तो हम इसके ऑप्शंस देखने से पहले आपको पता है मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि आप इसका रिएक्शन कर लीजिए करिए. ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा सोडियम जिंकेट प्लस H2. सो दिस इज द रिएक्शन. नाउ लेट्स लुक फॉर द ऑप्शंस. A, gases evolved vigorously in both the beakers. Okay, gases evolved vigorously in beaker 1 and not in beaker 2. C, gases evolved vigorously in beaker 2 but not in beaker 1. No gases evolved in either of the two beakers. तो बेसिकली क्वेश्चन गैस पे बेस्ड है, और देखो मैं रिएक्शन पहले ही कर चुकी हूँ, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि एज पर रिएक्शन आपने देखा दोनों ही बीकर में गैस इवॉल्व हो रही है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. तो इस तरीके से OMR शीट पे आप ए को मार्क कर दोगे. तो मेरा टिप इस क्वेश्चन के लिए है कि जब भी आपको कोई रिएक्शन दिख रहा है ना, तो उसके रिएक्टेंट्स को लेकर पहले आप रिएक्शन कर दो एंड देन लुक फॉर द ऑप्शंस. यू विल सेव योर टाइम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. What type of reaction is observed in this beaker? And my tip for this question is, most of the time you all get scared by looking at the figures. So do not get scared. The figure based, the graph based questions, the bar based questions, they are very easy. So in this question, what type of reaction is observed in this beaker? So for this we have to consult the diagram. तो डायग्राम देखते ही आप देखो आयरन कंटेनर, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब कि चूना और पानी, और इसको देखते ही मुझे एकदम से मेरी एनसीईआरटी की बुक याद आ रही है, और उसके अंदर ये टिपिकल एक्टिविटी, सिमिलर एक्टिविटी, बिल्कुल यही एक्टिविटी दी गई है कि जब आप चूना को पानी के अंदर डालते हो तो मुझे पता है
it turns into CaOH whole twice. और साथ में हिजिंग साउंड हमने पढ़ी थी कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलती है जो इस तरीके से आवाज़ करती है, विच इज़ कॉल्ड एज हिजिंग साउंड. ठीक है. आयरन का कंटेनर यहाँ हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था. तो कभी भी कोई ऐसी एडिशनल चीज़ दी गई है तो आप उससे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो. बी कॉन्फिडेंट एंड यू कैन डू इट. ओके, सो हिजिंग साउंड है. तो क्वेश्चन के ऑप्शंस देखते हैं. तो हमें पूछा गया है एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट या प्रेसिपिटेशन. सो इट इज क्लियर क्योंकि इसमें हीट रिलीज होती है, मैंने आपको बताया ही है हिजिंग साउंड. सो बेसिकली ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट. तो बी को OMR शीट पे इस तरीके से दाखन कर दोगे बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मेटल ऑक्साइड डाइल्यूट HCl फॉर्मिंग सॉल्ट प्लस 1 क्वेश्चन मार्क. सो बेसिकली ये आपके पास क्या है? इट इज बेसिकली अ फ्लो चार्ट which is representing the reaction only, which is representing the reaction only. So what you will do is you will write the equation as given. फ्लो चार्ट को इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेंगे. सो वी हैव मेटल ऑक्साइड, वी हैव HCl एंड वी गेट सॉल्ट और साथ में क्वेश्चन मार्क है. ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो. और क्वेश्चन मार्क बेसिकली गैस के लिए है यहाँ पे. अब यहाँ पे आपको 2 कॉम्बिनेशन का करेक्ट दिए. तो सबसे पहला टिप इस क्वेश्चन का, फ्लो चार्ट को इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया करो ताकि आप फर्दर और कंफ्यूजन क्रिएट अपने लिए ना करो. ओके, 2 कॉम्बिनेशंस कौन से करेक्ट है तो हमें इन सबके साथ रिएक्शन करके देखना होगा. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग आफ्टर द डेटा गिवन, यू डू द रिएक्शन योरसेल्फ. सो Cu plus HCl, okay, we have Fe plus HCl, we have Mg plus HCl, I'll write here, we have Zn plus HCl. तो रिएक्शन कर लेते हैं. This won't occur because copper is less reactive. This will occur. This is, sorry, these are all oxides. So it is CuO. Okay. And this is Fe2O3, MgO, ZnO, because these all are oxides. Oxides हमें दी गई है, लेकिन यहाँ metal दिए गए हैं. So we have to convert it into oxide as well. So when you react CuO with HCl, then we will get as, there will be a reaction, we will get CuCl2 plus H2. And when Fe2O3 react with HCl, we'll get FeCl3 plus H2. When MgO reacts with HCl, we get MgCl2 plus H2. When ZnO react with HCl, we get ZnCl2 plus H2. So every time we are getting a salt, and along with that we are not getting a gas, we are getting water. We are getting water. So let's see, इस डेटा में तो हमें गैस के बारे में बोला गया है. तो बेसिकली ये क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, ये वाटर ही है. सो गैस इवॉल्व नहीं हो रही है. तो फर्स्ट डेटा में कॉपर से कोई गैस इवॉल्व नहीं हो रही, ये करेक्ट है. आयरन से नहीं हो रही, ये भी करेक्ट है. मैग्नीशियम से हो रही है, ये इनकरेक्ट है. जिंक से हो रही है, ये इनकरेक्ट है. तो बेसिकली करेक्ट ऑप्शन सिर्फ 1 और 2 है. तो ऑप्शन ए को इस तरीके से आप दाखिल कर दो. प्लीज मेक श्योर, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है. मेटल ऑक्साइड दी गई है और यहाँ मेटल, सो डोंट टेक मेटल. Reactant metal oxide is, you have to convert these metals in an oxide form. Next question. Which of the following reaction involves the formation of yellow colored product? Then again, for this, you have to be familiar with the colors. ठीक है, आपको पता है जो सॉल्यूशन के भी कलर्स होते हैं, प्रेसिपिटेट बनते हैं उनके भी कलर्स होते हैं. तो you should be thorough with the color part. Okay, ऑप्शन है 2KClO3 heat, 2KCl plus 3O2. B, NH3 plus HCl, NH4Cl. CuSO4 plus H2S forming CuS plus H2SO4. 2PB3O4 heated PbOO2. And in these 4 options, if you have studied properly, you must be knowing that lead oxide is yellow in color. Lead oxide is yellow in color. So basically option D is the correct option. Next question. The graph given below depicts the neutralization reaction in which NaOH is added to HCl. Again, it is a graph-based question. Not at all get scared. So basically यहाँ पे आपको बोला गया है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है और आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, we get salt and water in which NaOH is added to HCl. Okay.
ठीक है, NaOH HCl में ऐड हो रहा है, रिएक्शन भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ. It is a strong base, alkali basically, and we get salt with water. Now, which letter denotes the highly basic area? We know that NaCl is basically neutral, but here we have got a graph, and this graph is denoted uh, between the pH value versus the volume of NaOH added. So you can see that we obtain different points A, B, or C, the regions. So when the we have been asked by highly basic area. So we know that the pH scale is from 0 to 14, and all those substances which have pH lying between more than 7 to 14, they are basic. So in this graph, the maximum pH is acquired by C area. So that means C is the correct option. So you'll darken C like this. Next question. In the following reaction, 3Fe plus 4H2O forming Fe3O4 plus 4H2. So this is basically a chemical reaction which is already done for you. Identify the correctly representation of the substance reduced and oxidizing agent. So this is very interesting question. As you all know that redox reaction is a reaction in which oxidation and reduction, they both go hand in hand. Okay, so here what, like, instead of going after the options, what we'll do is we will take this question as a skeletal equation, and we will see that in this which substance is getting oxidized or which is getting reduced. And you can see that in this case Fe is converted into Fe3O4. That means oxygen is being added to it. So it is basically oxidation. It is basically oxidation. And in this you can see that we have H2O and oxygen is removed from it. So that means it is reduction. So the substance which gets oxidized is a reducing agent, and the substance which gets reduced is an oxidizing agent. So this is what is a redox reaction in this case. Now we need to tell about the substance reduced and the oxidizing agent. So reduced one is H2O, and even the oxidizing agent is H2O. So the option where we'll get to see both the H2O on both the sides, that is going to be the correct, because reduced and oxidizing agent is one and the same thing. And you can clearly make out by looking at the option that option B is correct, which is having the H2O on both the sides, substance reduced and oxidizing agent here as well. So we are going to darken B. So B is the correct option. Next question. When zinc reacts with dilute hydrochloric acid, then A. The surface of zinc becomes brighter. The surface of zinc becomes black and dull. The metal turns into powder. The reaction mixture turns green. So the tip for this reaction I've already shared, that once you have to do the reaction. So with zinc plus HCl, we get ZnCl2 plus H2. Okay, so this is the reaction. So when the reaction occurs, what we notice? The surface of zinc becomes brighter. No, not at all. The surface of zinc becomes black and dull. Yes, it does. The metal turns into powder. No. The reaction mixture turns green. No. So that means here B is the correct option. So you will darken B in this way. Next question. Which of the given options correctly represents the parent acid and base of ammonium sulfate? So for this question, my tip is that you need to write the formula for the salt first. And like when you write the formula for the salt, we know that ammonium sulfate is something this, NH4 whole twice SO4. So you need to identify the parent acid and the base from which it is formed. So whenever you are asked about the parent acid and base, what you need to do is आपको इस तरीके से उसको break कर देना. And you know that whenever the salt is formed, we get water, because H is extracted from the acid and OH is extracted from the base. So we'll do in a similar way. H or OH लिख लोगे, you will attach H with HSO4 and it turns out to be H2SO4, and NH4 with OH which turns into a base which is NH4OH. So basically you have parent acid and base now. So it is H2SO4 as an acid and NH4OH as a base. और अगर ऑप्शंस देखोगे यहाँ पे तो आपको आपका ऑप्शन क्लियरली विजिबल होगा कि आपने बिल्कुल सही निशाने में तीर मारा है और बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय क्लोर-अल्कली प्रोसेस.
So let me tell you that chloralkali process is a process of formation of NaOH. So whenever like we get NaOH by using NaCl, like we make use of NaCl, we add it to water, and as a result we get NaOH, we pass electric current also, and we get H2 plus Cl2. So here A is the correct option. So you are going to mark or darken A on your OMR sheet. Okay, how can you specify the chemical reaction between calcium oxide and water? So that means, first of all, we have to write this reaction. So this is CaO, that is tuna, or we can say quicklime. We are adding it to water. And when we add it to water, we get slake lime. Okay, so what do you get? And I also told you, like we have done in the first question, it is an exothermic reaction, and we observe that hissing sound comes out. It's so exothermic. So what do you specify? How can you specify? Change in color of the product, change in temperature, change in state, or evolution of hydrogen gas. So basically, it is a change in temperature of mixture. So B is the correct option. So you have to darken it like this. Okay, next question. The diagram shows part of human gas exchange system. So basically, this question is from life process part 2, respiration. So you have a respiratory system. Okay, let's look for the question. Select the option which gives correct identification and main functions or characteristics of the shown labels. तो आपको बोला गया है यहाँ पे बेसिकली आपको कुछ पार्ट्स दिए WXYZ, आपको आइडेंटिफाई भी करना है और ये भी देखना है कि जो ABCD ऑप्शन दिए है उसमें किसका फंक्शन सही है, मतलब लेबलिंग भी सही है और फंक्शन भी सही है. तो X is identified as trachea, and yes, it is trachea. Okay. Y is identified as bronchiole. Yes, you can see that it is a finer branch of bronchus. So basically Y is bronchiole. W is identified as larynx, again correct. And bronchus, this is Z is bronchus. Yes, it is a, the division of trachea which enters into lungs. Okay. So now let's look for their functions. So trachea, it serves as a passage for food. No, not at all. Like if food enters into trachea, sometimes when you are eating food and you are speaking also. So what happens when you are speaking also and when you are eating also, sometimes the food might enter into your trachea and suddenly you feel suffocated. आपको कफ होने लगती है. You drink water, you are not able to speak, है ना? तो ट्रैकिया के अंदर फूड कभी एंटर नहीं करता है. ओके, ब्रोंकियोल, it deliver air to the capillaries. Air to the capillaries. No, capillaries तक air पे पहुंचाने वाला हमारे पास alveoli होता है. Larynx, it serve as a chamber for both respiratory and digestive functions. No, not at all. Bronchus, it act as a passage that leads from trachea to lungs. Yeah, right. क्योंकि trachea ही आगे divide होता है और वो lungs में enter होता है. So basically correct option हमारे पास है D वाला, that is the Z part is correct. So we'll darken D in this way. Okay, next question. The diagram shows the human gut. So this question is from life process part 1, nutrition. Okay, what we have to tell? Which numbered structures secrete digestive enzymes? So here it is numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6, and we need to tell them that which out of them secrete digestive enzymes. So let's identify them without looking at the options. So 1 is J-shaped part and we all know it is stomach. 2 is pancreas. Okay. 3 is small intestine. 4 is large intestine. 5th is liver. 6th is mouth. ओके, सो इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स अगर मैं आपसे बात करूं तो माउथ में सिक्रीट होते, स्टमक में सिक्रीट होते, पैनक्रियाज में सिक्रीट होते, स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होते हैं. लिवर से एंजाइम नहीं आता है, बाइल जूस आता है जो कि डाइजेशन में नहीं, इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है. सो बेसिकली स्टमक, पैनक्रियाज, माउथ और स्मॉल इंटेस्टाइन. और ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको लार्ज इंटेस्टाइन दिया है इसलिए रॉन्ग हो गया. सेकेंड में आपको सब ठीक दिया है. 3 में आपको लार्ज इंटेस्टाइन रॉन्ग, इसके अंदर भी आपको लिवर दिया है. तो बेसिकली हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी. तो
बी को हम इस तरीके से डार्कन कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following structures is involved in gaseous exchange in woody stem of plant? woody stem से मुझे याद आया woody stem से मुझे याद आया, let me tell you that when we look in the plant we have stomata, but जो substance में woody stem होती है they have lenticels, that is loosely arranged mass of cells which help them in gaseous exchange. And here we have to tell about the gaseous exchange only. And if we look for the option, it is stomata, guard cell, lenticel, epidermis. So lenticel is the correct option. तो इस तरीके से इसको भी दाखिल कर दोगे. Next question. When a person eats some egg white, proteins and water enter the stomach. So which substances are found leaving the stomach and leaving the small intestine? So let me tell you, सबसे पहली चीज़ तो ये आपको सबको पता है, आजकल लोग सब बहुत फिटनेस फ्रीक है, मैं भी बहुत हूँ. तो हम लोग एग वाइट खाते हैं, है ना, क्योंकि जो एग येलो होता है उसमें बहुत फैट होता है और एग वाइट के अंदर बहुत प्रोटीन होता है. तो एग वाइट जब हम खाते हैं तो प्रोटीन एंड वाटर एंटर इनटू द स्टमक. तो स्टमक से जब जाता है तो क्या होता है उसके अंदर, और जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है तो क्या होता है, ये हमें बताना है. तो यहाँ हम ऑप्शंस को कंसिडर कर लेते हैं. Leaving the stomach, we have amino acids and water. Leaving the small intestine, amino acids and water. Okay. Leaving the stomach, B part, fatty acid, glycerol, water. Fatty acid, glycerol, water. Protein and water, C part, fatty acid and glycerol. Protein, amino acids and water. और डी ऑप्शन है आपके पास वाटर. तो बेसिकली यहाँ पे बच्चे आपको बोला गया है कि जब हम एग वाइट खा रहे हैं तो किस तरीके से इसके अंदर डाइजेशन के बाद क्या चीज़ रह रही है वो हमें इसमें आंसर करना है. तो आपको क्या लगता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? आपको पता है कि जो प्रोटीन्स है हमारे पास, एग के अंदर प्रोटीन है, कोई फैट तो नहीं है बेसिकली. तो इसका मतलब है कि जब आप स्टमक में एंटर होता है, आपको पता है स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं जिसमें प्रोटीन पे एक्ट करने वाला एंजाइम भी सिक्रीट होता है, और प्रोटीन पे एक्ट करने वाला एंजाइम होता है पेप्सिन. तो पेप्सिन प्रोटीन की पार्शियल डाइजेशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है. तो और जब वो पास होगा स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो आपको पता है कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होगा तो डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है. सो दैट मीन्स उसमें डाइजेशन कंप्लीट हो चुकी होगी. तो यहाँ पे अगर आप इन ऑप्शंस को रेफर करोगे तो आपको पता लगेगा इट वुड हैव डी पार्ट, राइट. दैट इज when it leaves the stomach it has protein, amino acids and water, and when it leaves the small intestine it just has water. So basically D would be the correct option. Next question, identify the correct phase of nutrition in amoeba represented in the diagram. So basically this is based on life process part 1 nutrition. So you can see that in first figure we have amoeba and it is forming a cup-shaped structure, that is pseudopodia, to engulf the food particle. Then it forms a food vacuole, and from a food vacuole it takes in the food, and then it is throwing out food. So basically it is a process of digestion where its few phases are shown, that is the ingestion and there is an egestion. Okay, we need to tell that amoeba ingests the food particle with the help of cilia present all over the body. The finger-like extension fuses over the food particle to form food vacuole. The undigested food comes out of the body with the help of pseudopodia, or inside the amoeba, simpler substances diffuse into the nucleus. तो सबसे पहली चीज तो अमीबा के अंदर सीलिया नहीं होते हैं, so this could be wrong. Finger-like extension fuses over the food particle to form food vacuole. Yes, it happens. Food vacuole उसी से बनता है. Undigested food comes out of the body with the help of pseudopodia. No, it comes directly out. Membrane rupture होती है और वो बाहर चला जाता है. Inside the amoeba, simpler substances diffuse into the nucleus. No. So that means we have B option as the correct option. So B is the correct option. So next question we have is, observe the diagram of human circulatory system. So you have a circulatory system. It is from your chapter Life Process Transportation, and you can see that it has a neatly drawn diagram of heart. So here the labeling is also done for you. We have valves, we have pulmonary veins, arteries, aorta, vena cavas, and vena cava bringing the blood from the lower body and the upper body as well. And here we have 4 unidentified options also, that is A, B, C and D.
So what we have to do is we have to match the labeling referred in column 1 to with the column 2. So basically this unidentified alphabets A, B, C, D, they have to be matched by the given statements in column 2, or they might be statement or they might be its function. So let's see that. So first of all, my tip for you is to identify A, B, C, D. So if we identify A, B, C, D, so you can see that it is right atrium, this is right ventricle, this is left atrium, and this is left ventricle. Left atrium, left ventricle, right atrium, and we have right ventricle. So we'll start with A part. So A is, and we know that the function of right ventricle is to pump the blood into the pulmonary artery, which takes it to the lungs for the oxygenation. So basically A matches with oxygenated blood from lungs. No, blood from it transported to body. Deoxygenated blood from it goes to lungs. So A matches with 3. A pairs with 3. Okay. Coming on to B. B is a right atrium. So right atrium actually, pumps the deoxygenated blood into the ventricle. देखते हैं अब इसमें क्या दिया हुआ है. We have oxygenated blood वाले तो options यहाँ पे आएंगे ही नहीं. Deoxygenated blood from body flows to it. Yes, जो वेना केवास होती हैं वो deoxygenated blood इसके अंदर लाती हैं. तो B goes with 4. Okay, C part. C is left atrium. So left atrium deals with pure blood. So oxygenated blood from lungs transported to it. Yes. C goes with 1. And D, we are left with 1 only, and it's correct because oxygenated blood from it is transported to whole part and it's left ventricle. So basically D matches with 2. So our code is clear. We don't have to refer all other option. It is 3, 4, 1, 2. So that means option C is the correct option. So you will darken C in this case. C is the correct option. Next question. A person traveling at daytime in a foggy weather is not able to see things clearly on the road. Yes, अब जैसे विंटर्स आ रही है, फॉग होती है, अगर आप फॉगी मॉर्निंग के अंदर कोई वॉक करने जाते हो, आप ड्राइव करते हो, हमें रास्ता नहीं दिखता है अच्छे से. नाउ व्हाट इज द रीजन? A, refractive index of the fog is very high. Light suffers internal reflection by droplets. Fog absorbs light rays, or light is scattered by a tiny water droplets. D is the correct answer. So what happens, मैं आपको बताती हूँ. फॉग का मतलब होता है कि आपके एयर में बहुत से वाटर ड्रॉपलेट्स है, वेपर है बहुत ज़्यादा. तो उसमें क्या होता है, दे एक्ट लाइक अ टाइनी प्रिज्म. सो दे स्कैटर मोस्ट ऑफ द लाइट. तो जो लाइट हमारी आँख तक पहुँचती है, दैट इज नॉट दैट सफिशिएंट. सो दैट इज द रीजन इन फॉगी वेदर वी आर नॉट एबल टू सी द थिंग्स. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट डिपिक्शन फॉर डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म. So you have a prism and white light gets passed through it, और हमें बताना है कि कौन सा सही है. तो आपको मैं याद करा दूं कि जब भी कोई रे प्रिज्म के अंदर से ऐसे पास करती है, रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रही है, देन इमर्जेंट रे बेंड्स टुवर्ड्स द बेस ओनली. और हमें पता है कि अगर जो हम विब्ग्योर लिखते हैं वो हम बेस से लिखते हैं. हम किससे लिखते हैं? बेस से. So it gets split into different components, which shows white light is formed of different components. And also जो component होता है उसमें जो जिसका सबसे कम wavelength है वो सबसे नीचे deviate होता है, ज़्यादा deviate होता है, और जिसका wavelength ज़्यादा है वो सबसे ऊपर मिलता है. तो यहाँ पे अगर हम विब्ग्योर नीचे से लिख रहे हैं तो violet and red would be on top and violet would be on the bottom. तो A सही लग रहा है. B में तो कलर्स ही गलत दिए गए हैं. इसमें भी कलर्स गलत है, इसमें भी कलर्स गलत है. सो बेसिकली वी आर लेफ्ट विद रेड एंड वॉयलेट. क्योंकि देखो यहाँ भी ठीक हो सकता था, बट ये ब्लू ग्रीन को उल्टा कर दिया गया है. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. दैट इज फर्स्ट पार्ट shows the correct dispersion. Next question. Linear magnification of an image formed by mirror is 3/2. आपको मैग्निफिकेशन दे रखी है इस क्वेश्चन में 3/2, और इट इज बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन, क्योंकि मिरर है आपके पास. तो मिरर कौन सा है ये पूछा गया है. तो देखो बच्चे, मैं आपको एक चीज़ बता दूं. मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें तो जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव होती है मतलब इमेज रियल इन्वर्टेड होती है. जब पॉजिटिव होती है मतलब इमेज वर्चुअल इरेक्ट होती है. जब m का वैल्यू 1 के इक्वल होता है वो सेम साइज की होती है, और जब m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है तो मतलब वो एनलार्ज्ड होती है, और जब उसका वैल्यू लेस देन 1 होता है तो वो
डिमिनिश्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इट इज 1.5, दैट मीन्स ग्रेटर देन 1 और पॉजिटिव साइन। तो ग्रेटर देन 1 का मतलब है दैट इट वुड बी इनलार्ज्ड। सो वी नो दैट प्लेन मिरर तो हमेशा सेम साइज का इमेज बनाता है, कॉनकेव मिरर इनलार्ज बना सकता है, कॉन्वेक्स हमेशा डिमिनिश्ड बनाता है, और ये दो वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। सो दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज कॉनकेव मिरर इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question. A convex lens made up of glass is immersed in a liquid of refractive index greater than that of glass. मतलब जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है उसको इस तरीके से रख दिया गया है एक मीडियम के अंदर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा है ग्लास से भी। सो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। Convex lens will act as a diverging lens, will disappear, will form magnified image, or remain converging lens. So whenever you place any substance which is converging into a medium which is quite denser than it, so it starts behaving as a diverging lens. Otherwise, convex lens is converging, but when you will place like this, so it has two dense, the sides on both of its sides, it has a denser medium. So it will act as a diverging lens in this case. So A would be the correct option. Next question. Three students A, B, C, they measured the focal length of convex lens and labeled distance as f1, f2, f3. So it is based on refraction. We have convex lens. और उन्होंने फोकल लेंथ मेजर की कॉन्वेक्स लेंस की, ए स्टूडेंट ने, बी ने और सी ने, और मेजर किया f1, f2 और f3. स्टूडेंट ए सॉ शार्प इमेज, ए वाले को इमेज कैसी दिखी? शार्प. बी शॉ स्लाइटली लार्ज ब्लड इमेज, ब्लड और बड़ी. एंड स्टूडेंट सी सॉ स्मॉलर बट अगेन ब्लड इमेज. ओके, सो द रिलेशनशिप बिटवीन थ्री मेजरमेंट्स वुड मोस्ट लाइकली बी. तो आपको इन एफ की वैल्यूज को आपस में रिलेट करना है. सो लेट मी टेल यू, जब फोकस पे इमेज बनती है ना तो वो शार्प होती है. जब फोकस से पीछे बनती है तो इमेज ब्लड होगी लेकिन बड़ी होगी, लेकिन और जब विद इन फोकस बनती है तो वो स्मॉलर होगी और ब्लड होगी. सो बेसिकली आप कह सकते हो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी. क्योंकि यहाँ पे अगर हम रिलेशनशिप देखें तीनों मेजरमेंट्स के बीच में, तो आपके पास f2 का डिस्टेंस फोकल लेंथ ज़्यादा है, फिर f1 और फिर f3. क्योंकि ब्लड स्मॉलर इमेज ज़्यादा मिरर के पास बनती है तो फोकल लेंथ कम होगी, फिर फोकस और फिर जो उसके बियॉन्ड बन रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डायग्राम ऑफ अ रे लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर? So basically it is based on reflection and the topic the rules, that is how we can obtain images from the mirror. तो यहाँ पे रूल्स में आपको थोड़े से याद करा दूँ. कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स होते हैं कि जो भी रे फॉल करती है पैरेलल आती है, इट गेट्स डाइवर्ज बट इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस. और दूसरा रे रूल होता है कि जो रे सी से अपीयर हो रही है कि वो आ रही है, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ. ओके, तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखो तो यहाँ पे पैरेलल आ रही है, डाइवर्ज हो रही है, बट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, विच इज करेक्ट. पैरेलल आ रही है, डाइवर्ज हो रही है, अपीयर्स टू पास फ्रॉम सी, विच इज रॉन्ग. अगेन ये भी रॉन्ग और ये भी रॉन्ग. यदि यहाँ सी होता तो ये राइट होता. तो ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. तो ए को हम इस तरीके से दाखिल कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू फॉर्म एन इरेक्ट इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. हमें एक इरेक्ट इमेज बनानी है जो ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो, मतलब डबल हो उसके साइज से, बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. हियर d इज, आपको बोला गया है दैट वी वांट इरेक्ट इमेज. हमें इरेक्ट इमेज, वर्चुअल इरेक्ट इमेज, क्योंकि इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होती है. ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स इट शुड बी एनलार्ज्ड इनफ. और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हमें बताना है कि d क्या होगा, ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखोगे आप. अब आपको पता है वर्चुअल इरेक्ट इमेज अगर हमें बनानी है तो कॉन्वेक्स कौन सा लेंस दिए? कॉन्वेक्स लेंस. तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज अगर हमें बनानी है सो इट शुड बी प्लेस समथिंग बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस. क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर आप अरेंज करोगे इस तरीके से, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया, तो आपको पता है जो रे पैरेलल आएगी वो पास करेगी फोकस से, जो ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट, बट व्हेन यू विल मीट देम
तो ये एक वर्चुअल इरेक्ट और डबल द साइज इमेज बनाएगी. सो इट शुड बी मोर देन 20 सेंटीमीटर. आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है ना, सो इट शुड बी लेस देन 20 सेंटीमीटर. इट शुड बी लेस देन 20 सेंटीमीटर. तो यहाँ दिया है d इज इक्वल टू 40, d इज इक्वल टू 20. सो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है. d ग्रेटर देन 20 नहीं, d ग्रेटर देन 20. सो इट शुड बी लेस देन 20. सो बेसिकली हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. If a ray of light, if a ray of light is incident on the surface that is AB, identify the correct emergent ray. तो यहाँ पे आपको एक सरफेस दिया गया है जिससे आप रिफ्रैक्शन देख रहे हो. ये रे इंसिडेंट हो रही है, ऑब्वियसली यहाँ पे बेंड हो रही है, एंड यू हैव दीज इमर्जेंट रे एज NR, NQ, OS एंड NP. तो आपसे पूछा गया है कि इमर्जेंट रे का करेक्ट पाथ कौन सा होगा. So let me tell you, it would be NQ, क्योंकि आपको पता है emergent ray is parallel to incident ray. This is incident ray, so it will be emergent ray because it is slightly displaced due to refraction. Otherwise, it is parallel. So the options were NP, which is not correct, NR not correct, OS not correct. So NQ will be the correct option. So we'll darken B in this way. So with this, we have finished the sample paper 5 section A. So please make sure कि इस बुक में से सेक्शन A को आप अच्छे से कंप्लीट करो, बिल्कुल पेपर की तरह करो. देखो जैसे आपको मैंने दिखाया था that we have the sample paper 5 here. आपको यहाँ पे sample paper 5 दिया गया है. This is sample paper 5 students, right? And this is section A. This complete is section A. I'll show you. And it consists of 24 parts. 24 questions है basically इसके अंदर. इस तरीके से सेक्शन B यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो सेक्शन B हम बाद में करते हैं. तो ये सेक्शन A है. इन क्वेश्चंस को अच्छे से करो. आपको रेफर करने के लिए यहाँ पे इनके सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं, और क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास ये OMR शीट भी दी गई है. ठीक है, तभी मैं आपको OMR शीट पे डाकन करने की प्रैक्टिस करा रही हूँ. तो इस तरीके से आप ये प्रैक्टिस करो. बुक है तो बहुत अच्छी बात है, बुक नहीं है तो इसको परचेज कर लो, सो दैट आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए. सो विद दिस वी फिनिश सेक्शन A एंड लेट्स क्विकली बिगिन विद सेक्शन B नाउ. नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन B. सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन B इज लेट tetroxide arrow on heating form PbO plus X. Identify the correct option from the given table which represents the type of reaction and gas evolved X. तो सबसे पहले ऑप्शंस देखने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि पहले हम इस रिएक्शन को प्रॉपर्ली लिख लेते हैं. लेड टेट्रा ऑक्साइड. सो लेड टेट्रा ऑक्साइड इज Pb3O4. एरो हीटेड का साइन है, मतलब हीट से ये टूट रहा है, और क्या बना रहा है PbO, जो कि आपको पता है येलो कलर का होता है, और इसके साथ में बनती है O2 गैस. राइट, दिस इज द रिएक्शन. अब देखते हैं पूछा क्या था. आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन गिवन टेबल में कौन सा है, कि टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है और गैस इवॉल्व कौन सी है. तो टाइप ऑफ रिएक्शन, सो आई थिंक यू गॉट इट, कि बेसिकली ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है. इट इज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि टूट रहा है ना एक कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, और गैस इवॉल्व बिल्कुल हो रही है, एंड दैट गैस इज O2. सो बेसिकली एंडोथर्मिक और गैस इवॉल्व का मतलब है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब यही होता है कि हम उसको हीट दे रहे हैं और वो ब्रेकअप हो रहा है. सो दैट मीन्स ये एंडोथर्मिक है, दैट मीन्स हीट इज गिवन टू इट, और दिया भी हुआ था, ये आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है, दिया भी है. तो बेसिकली रॉन्ग वाले ऑप्शंस तो हम अपने सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि ये एंडोथर्मिक है. सो बेसिकली ए और सी में से कोई करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, और गैस भी इवॉल्व हो रही है, बट ए और सी में से ए में गैस इवॉल्व नहीं हो रही है. सो बेसिकली द करेक्ट आंसर वुड बी सी. तो देखो कितनी जल्दी आपने आंसर को ट्रेस कर लिया, और आंसर भी बिल्कुल सही है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन. 4 सॉल्यूशन A, B, C and D are taken and their concentration of H positive ions are recorded. Okay, again a graph based question. You don't have to be scared. It is very very easy. Okay, तो हमें दिया है यहाँ पे, ध्यान से देखो, यहाँ हमें दिया है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, और यहाँ हमें दिए डिफरेंट सॉल्यूशंस A, B, C, D.
एंड आई डोंट हैव टू लाइक एक्सप्लेन यू दैट कि पीएच जो होता है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन. अब यहाँ नेगेटिव आ गया, इसका मतलब अगर किसी में ज्यादा हाइड्रोजन आयनिक कंसेंट्रेशन है, ये वैल्यू उतनी ज्यादा नेगेटिव होगी, मतलब पीएच उतना ही लेस होगा. ठीक है, और जितना ये कंसेंट्रेशन कम होगा उतना ही पीएच ज्यादा होगा. दीज आर द रिजल्ट्स. सो बेसिकली यहाँ पूछा क्या है, हाईएस्ट पीएच. हाईएस्ट पीएच मतलब पीएच हाईएस्ट का मतलब हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन लीस्ट होना चाहिए, और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ही दिया गया है. और आपको पता है कि इन हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन में सबसे लीस्ट आपको किसका दिख रहा है, ए का. सो बेसिकली ए हमारा करेक्ट आंसर है, और इसको इस तरीके से आप अपनी OMR शीट पे दाखिल कर दोगे. नेक्स्ट, द डायग्राम शोज द वेज टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन FeSO4 क्रिस्टल्स. तो बेसिकली हीटिंग का इफेक्ट दिखा रहे हैं यहाँ पे FeSO4 क्रिस्टल्स पे. और आप देख रहे हो कि इसमें चारों डायग्राम्स में क्या चीज डिफरेंट है, पकड़ने का तरीका टेस्ट ट्यूब का डिफरेंट है. सो choose the correct way to observe the effect of heat on FeSO4 crystals and the reason behind it. तो सबसे पहले तो मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ, FeSO4 जो हमारे पास होता है दैट इज द ग्रीन विट्रॉल FeSO4.7H2O. तो जब हम इसको हीट करते हैं, सबसे पहले ये अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करता है, देन इसको फर्दर हीटिंग पे इट फॉर्म्स Fe2O3 और साथ में गैसेस रिलीज होती है SO2 and SO3, and these are the poisonous gases, right? So this is basically the reaction, that is the effect of heat on the FeSO4 crystals. अब देखते हैं कि पूछा क्या था. ए ऑप्शन में है कि सेकेंड अपरेटस में द पॉइजनस गैसेस आर हार्मफुल टू बी इनहेल्ड, इसलिए ऐसे रखा गया है. थर्ड में द बबल्स ऑफ एनी गैस कैन कम आउट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, दिस इज फॉर दिस वन. द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब इज हॉट, दैट इज द रीजन. ये डायग्राम ऐसे है और नन. सो बेसिकली यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, 2, क्योंकि यहाँ पे पॉइजनस गैसेस इवॉल्व होती है. सो वील गो विद ए ऑप्शन, और ए को हम दाखिल कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 metals, it is from metals and non-metals, zinc, iron, copper, aluminium, they are taken and added to the following solutions one by one. Solutions है ZnSO4, FeSO4, CuSO4 and Al2SO4 whole thrice. Okay, so we are adding zinc, iron, copper, aluminium to them. The results obtained are tabulated as कि आपको कुछ डैश का मतलब नो रिएक्शन, डिस्प्लेस मतलब रिएक्शन हो गई, नो रिएक्शन मतलब रिएक्शन नहीं हुई. तो डैश का मतलब भी नो रिजल्ट है और नो रिएक्शन तो लिखा ही है. अब देखो कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप रिएक्शंस करने लग जाओगे यहाँ पे, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आप अपना टाइम सेव कर सकते हो, आपको रिएक्शंस करके भी नहीं दिखाने पड़ेंगे. जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ो. फ्रॉम द अबव डाटा द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ गिवन मेटल्स. अब बेसिकली किसी भी मेटल को आप इस सॉल्यूशन के साथ करो तो बेसिकली ये रिएक्शन कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तभी डिस्प्लेस मेंशन भी किया गया है. तो जो मेटल सबको डिस्प्लेस कर रहा है या मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब वो सबसे रिएक्टिव होगा. जैसे कि एल्यूमिनियम में आप डिस्प्लेस 3 बार देख रहे हो, और इसमें जिंक में आप 2 बार देख रहे हो, और आयरन में आप 1 बार डिस्प्लेस देख रहे हो, और इसमें आप नो डिस्प्लेस देख रहे हो. ठीक है, तो बेसिकली इसमें रिएक्शन करने का जरूरत नहीं है. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो जो ज्यादा डिस्प्लेस कर रहा है मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव है. सो आउट ऑफ इट एल्यूमिनियम सबसे रिएक्टिव होगा मोस्ट. उसके बाद आपके पास आ जाएगा जिंक, लिख देते हैं, फिर उसके बाद आ जाएगा जिंक, फिर आयरन क्योंकि वो 1 बार है, और लास्ट में आ जाएगा कॉपर. और हमें चेक करना था डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया. और इन ऑप्शंस में देखोगे तो हमारा ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, बी में. तो बी हमारा करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित चेक द ओडोर ऑफ अनियन जूस एंड देन ही एडेड फ्यू ड्रॉप ऑफ अनियन जूस इन डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन. अमित ने अनियन जूस की ओडोर को सूंघा कि किस तरीके का है, आइडेंटिफाई किया, और फिर उस अनियन जूस के ड्रॉप को डाइल्यूट HCl और NaOH जो कि 2 अलग अलग ट्यूब्स में थे, लेट्स से दिस इज HCl और इसमें था NaOH, उसमें ये कुछ ड्रॉप्स उसने डाल दिए अनियन जूस के. तो व्हाट वुड ही ऑब्जर्व,
तो इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अनियन जो है इट एक्ट एज एन इंडिकेटर। और इंडिकेटर कौन सा? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। आपको पता है इंडिकेटर्स बेसिकली होते हैं जिनके कलर में या स्मेल में चेंज आ जाता है व्हेन वी ट्रीट देम विद एसिड और बेस। तो ऐसे ही यहाँ पे भी ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, इसकी स्मेल में भी डिफरेंस आ जाता है। तो बेसिकली जब हम इसको ट्रीट करते हैं बेस के साथ तो इसकी जो तीखी सी स्मेल होती है वो खत्म हो जाती है। तो अगर खत्म हो जाए तो मतलब उन्हें बेस के साथ ट्रीट किया। एसिड के साथ स्मेल वैसा ही रहता है, इट रिमेन सेम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमें पूछा क्या गया था। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व? ओडोर ऑफ अनियन जूस इन सोडियम हाइड्रोक्साइड गेट वैनिश्ड। यस, बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, तो बेस के साथ तो वैनिश ही होती है ना। ओडोर ऑफ अनियन जूस इन अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिमेन सेम। दिस ऑल्सो वी हैव डन, क्योंकि एसिड है HCl तो उसमें ओडोर का कोई डिफरेंस नहीं रहता। इट इज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ये भी सही है। द स्मेल ऑफ अनियन वॉज अनप्लेजेंट। तो बेसिकली क्या चीज ऑब्जर्व की, ये आपको अनप्लेजेंट जो दिया है ये बेसिकली हमें रिएक्शन के बाद का बताना है कि रिएक्शन उसमें डालने के बाद हमें क्या लगा। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 1, 2 और 3 स्टेटमेंट मुझे बिल्कुल सही लग रही हैं। सो वील गो विथ ऑप्शन डी, और डी को इस तरीके से हम डार्कन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कोटिंग ऑन जिंक विल बी ऑब्जर्व्ड इन। जो जिंक की कोटिंग है वो हमें कहाँ दिखेगी? अब फिर ये एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। फिगर में आपको दिख रहा है कि जिंक डाला गया है और हमारे पास अलग अलग सॉल्यूशंस है। तो रिजल्ट पे पहुंचने से पहले, ऑप्शंस को देखने से पहले मैं समझा चुकी हूँ आपको हमें क्या करना है। हमें इन सब में देखना है कि रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और उसी में हमारा आंसर छुपा हुआ है। तो Zn प्लस Fe, अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज को फटाफट रिकॉल करूं तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके, तो मतलब जिंक तो पहले आता है। तो ZnSO4 प्लस Fe रिएक्शन हो रहा है। ओके, यहाँ पे जिंक प्लस ZnSO4 तो कैसे होगा? इधर भी जिंक उधर भी जिंक, डिस्प्लेसमेंट तो मतलब रिएक्शन ही नहीं होगा। जिंक प्लस CuSO4, ये तो इतना मेरे ख्याल आप देख चुके हो कि आंखें बंद करके सोते हुए भी आंसर लिख सकते हो आप। ओके, जिंक प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट को अगर हम देखें, केदारनाथ का माली आलू पहले या फिर जरा बाद में है, तो बेसिकली ये रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि जिंक कम रिएक्टिव है। अब हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन हमें मतलब क्या दिख रही है, कोटिंग ऑफ जिंक कहाँ पे मिलेगी? 1 and 3, ओके, ओनली 1, ओनली 2 और 3 and 4। तो ये हमारे पास ऑप्शंस है बेसिकली इसके अंदर। तो मुझे लगता है कि आपको पता है कि जब ये हमारे पास हमें जो ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे दी गई हैं उसके अंदर से कोटिंग ऑफ जिंक हमें वहां दिखेगी जहां पे रिएक्शन होगा, है ना। जहां पे रिएक्शन में लाकर वहीं पे आपको ये कोटिंग दिखने वाली है। तो आप मुझे लाइव चैट में लिखकर बताओ तब तक कि आपको क्या लगता है कि करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो कोटिंग कहाँ पे दिखेगी आपको? हमारे पास जो आंसर रहेगा दैट वुड बी 1 and 3 पे, 1 and 3, क्योंकि 1 और 3 पे ही रिएक्शन हो रहा है। सो दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव असर्शन एंड रीजन। और मैं रिकॉल करा दूं, देखो असर्शन रीजन आप सबको करने नहीं आते, कहीं ना कहीं गलती करते हो, इसीलिए आपको अच्छे से तैयारी कराने के लिए मैंने इंस्ट्रक्शन साथ लिखे हैं कि अगर ए और आर दोनों सही हो और आर उसको एक्सप्लेन करना हो तो आंसर ए मार्क करना है। ए और आर सही हो और आर एक्सप्लेनेशन सही ना हो तो बी मार्क करना है। ए सही हो आर फॉल्स तो सी, ए फॉल्स और आर सही तो डी। तो ए फॉल्स वाला एक ही ऑप्शन है, डी, इसको याद रखो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद रीजन एंड असर्शंस नाउ। तो हमारे पास फर्स्ट असर्शन है Zn plus 2HCl forming ZnCl2 plus H2. So this reaction is an example of displacement. बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट है और होता भी है क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ओके, रीजन जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन डिस्प्लेसेस, व्हिच इज करेक्ट, राइट। ये ज्यादा रिएक्टिव है एज पर रिएक्टिविटी सीरीज, तभी तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। सो बेसिकली असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो उसमें हमारा ऑप्शन कौन सा रहता है? ए पार्ट। तो ए को आप मार्क कर दोगे। प्लीज रिमेंबर, ये चीजें आपको पेपर में ऊपर दी होंगी तो गलती मत कर देना। अगर कंफ्यूजन हो तो उसको इंस्ट्रक्शंस को रेफर जरूर कर लेना। ओके, अनदर assertion and reason. So we have weak acids have low electrical conductivity.
Reason, the concentration of hydrogen ions is equal in strong acid and weak acid. वीक एसिड्स की लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो वीक एसिड्स होते हैं वो पार्शली डिसोसिएट होते हैं, वो कंप्लीटली नहीं होते, उनमें डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड दोनों चीजें होती हैं. सो बेसिकली अगर आयंस कम होंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कम होगी. सो दिस इज ट्रू. ओके. रीजन, कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इक्वल होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में, विच इज फॉल्स. कैसे इक्वल हो सकते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट होता है और उसमें पूरे के पूरे आयन्स होते हैं और वो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होती है. वीक एसिड्स पार्शली डिसोसिएट होते हैं, इसलिए उनकी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है. सो बेसिकली असर्शन सही है और रीजन तो फॉल्स ही है. यहाँ एक्सप्लेनेशन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता. तो बेसिकली वी गो विथ सी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Assertion, translocation of solutes take place across the phloem, which is right. Reason, solutes can be translocated both in upward and downward reaction. आपको दिया गया है कि जो ट्रांसलोकेशन होती है हमारे पास वो it take place across the phloem और solute can be translocated both in upward and downward. So basically यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे assertion and reason दोनों ट्रू है, बट reason assertion को explain नहीं करता. तो we'll go with ये वाला ऑप्शन बी. तो बी को आप मार्क कर दो. नेक्स्ट क्वेश्चन. द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंसिडर पॉजिटिव. रीजन, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस. बिल्कुल सही है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कोई भी आप मिरर ले लो या कुछ भी लेंस ले लो, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा आप ऐसे ही रखते हो ना, तो उसका हाइट कोई भी चीज प्रिंसिपल एक्सिस से होती है वो पॉजिटिव होती है. सो दैट मीन्स असर्शन इज करेक्ट एंड इवन रीजन इज करेक्ट, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस में उसको अपवर्ड डायरेक्शन में रखते हो इसलिए वो पॉजिटिव होता है. सो बेसिकली both are correct and reason is the correct explanation, so we'll go with option A. Next question. 4 students studied reactions of zinc and sodium carbonate with dilute hydrochloric acid and dilute NaOH solution. दोबारा बताती हूँ. 4 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने रिएक्शन किए किस किस के? जिंक और Na2CO3 के विद डाइल्यूट HCl. दोनों को HCl के साथ भी रिएक्ट किया और दोनों को NaOH के साथ भी रिएक्ट किया. ठीक है, और अपने रिजल्ट्स दे दिए. टिक का मतलब है गैस इवॉल्व हुई, एक्स का मतलब है रिएक्शन ही नहीं हुआ, क्रॉस का ही. तो बेसिकली रिएक्शन को करने से पहले ना हम रिएक्शन करके देख लेते हैं. तो Zn विद HCl, हमें पता है Zn HCl के साथ रिएक्शन करता है और ये बनाता है. और अगर मैं बात करूं Na2CO3 विद HCl, ये रिएक्शन कर आपके पास बनता है NaCl प्लस H2O प्लस CO2. तो ये दोनों ही HCl के साथ रिएक्ट करते हैं. अब NaOH के साथ देखते हैं. Zn प्लस NaOH, इट फॉर्म्स Na2ZnO2 प्लस H2. ओके, NaOH विद Na2CO3, ये रिएक्शन नहीं होता क्योंकि दोनों ही कंपाउंड्स में मेटल एटम Na है. तो बेसिकली इसका मतलब है जिंक रिएक्ट करता है बट ये रिएक्ट नहीं करता. तो सबसे पहले तो पहचानने का ऑप्शन है कि जहां पे भी HCl में दोनों टिक है वो ऑप्शंस हम कंसिडर कर सकते हैं. तो HCl के साथ दोनों टिक इसके अंदर दिख रहे हैं आपको, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें टिक नहीं है, ये भी नहीं हो सकता और ये भी हम कंसिडर कर सकते हैं. ओके, अब उसके बाद Na2CO3 NaOH के साथ करता ही नहीं है. तो इन दोनों में से NaOH यहाँ नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे बेसिकली एक मिनट, इसमें एक क्रॉस दिया है कि जिंक NaOH के साथ नहीं करता, विच इज इनकरेक्ट. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट स्टूडेंट का ऑब्जर्वेशन. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. तो ए को आप ऐसे मार्क कर दो. सो डोंट गेट कंफ्यूज इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. बी ट्रिकी, बी कॉन्फिडेंट, right, and you can easily attempt it. Okay, next, the heart pump blood to transport oxygen from lungs to various body parts. सीधी सी बात है कि हमारे अंदर हार्ट है और हार्ट का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना लंग्स से सारे बॉडी पार्ट्स में. हार्ट मतलब पंप कर रहा है ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए लंग्स से सारे बॉडी पार्ट्स. तो कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है? तो पहले तो मैं आपको रिकॉल करा दूं, आपको पता है कि ब्लड का जो फ्लो रहता है कैसे रहता है. लंग्स से प्योर ब्लड कहाँ पे आता है? लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा, अरोटा से आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, या मैं सारा नहीं लिख रही हूँ, सीधा कैपिलरी लिख रही हूँ टिश्यू के पास. फिर कैपिलरी से इम्प्योर ब्लड आता है
छोटी वेन्स, बड़ी वेन्स, तो 3 बिगर वेन्स, 2 बिगर वेन्स बनती है, सुपीरियर वेना क्या है, इंफीरियर, दोनों हिला के कहाँ डालती है, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और फिर राइट वेंट्रिकल से वो जाता है थ्रू एन एक्सेप्शनल वेसल विच इज पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स, और लंग्स से जो आता है दैट इज द पल्मोनरी वेन। तो ये हमारा पूरा एक साइक्लिक फ्लो है। अब देखते हैं, यहाँ ऑप्शन है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और ओटा। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और ओटा कहाँ से आ गया, गलत है। राइट एट्रियम और ओटा नहीं, एट्रियम से कोई भी चीज वेंट्रिकल में जाती है। लेफ्ट एट्रियम, अरोटा, राइट वेंट्रिकल, ये क्या फ्लो बना, लेफ्ट एट्रियम प्योर और इम्प्योर तो कभी मिक्स होता ही नहीं ना। ओके, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, अरोटा, दिस इज करेक्ट। सी, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अरोटा, सो डी इज द करेक्ट आंसर। इसको फटाफट से इस तरीके से दाखिल कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो मैं पहले याद करा दूं, पैनक्रियाटिक जूस हमारा एक ही हमारी बॉडी में ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन है, दैट इज पैनक्रियास। इसका एक्सोक्राइनल फंक्शन है दैट इट सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस which is a mixture of trypsin, which is a mixture of amylase and which is a mixture of lipase. These all are present. तो trypsin जो होता है वो क्या करता है, it act on proteins in the form of peptones, क्योंकि जो हमारा पेप्सिन है वो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कर चुका होता है and convert them into peptides. Amylase convert the leftover starch to maltose and lipase act on the emulsified fat and convert into fatty acid and glycerol. Okay, so option देख लेते हैं। Trypsin digest proteins and lipase digest carbohydrate. Wrong. Lipase functions on lipids. देखो lipase lipids दोनों का नाम सेम है, तो याद रखो फैट पे एक्ट करता है। Trypsin and lipase digest fats. No. sin वाले जितने एंजाइम है ना, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरिप्सिन, सब प्रोटीन पे एक्ट करते हैं। Trypsin digests protein and lipase emulsified fats. On right, this is correct. Trypsin and lipase digest proteins, which is not correct. तो C हमारा correct answer है, तो इसको हम दाखिल कर देंगे। Okay, next question. Which of the following statement is not true about respiration? लाइव प्रोसेस के सेकेंड पार्ट पे क्वेश्चन आ गया रेस्पिरेशन पे। सो क्या चीज रेस्पिरेशन के लिए सही नहीं है, इस ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शंस को पढ़ो और माइंड में कॉन्सेप्ट को याद करो, क्योंकि यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट लिखेंगे तो बहुत कुछ लिखना पड़ेगा और हमारा टाइम वेस्ट होगा, और हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहते। ओके, द गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन एल्वेलाई। ओके, डोंट बी सो कॉन्फिडेंट, अगला वाला पढ़ लो। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, साथ साथ करेक्ट लिख देते हैं, हमें नॉट ट्रू बताना है, नॉट ट्रू याद रखो। तो ये तो सही है कि एल्वेलाई से ही एक्चुअल गैस एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, विच इज करेक्ट। In humans, respiratory pigment is lymph, which is not correct. It is hemoglobin. Rings of cartilage are present in throat and to ensure the air passage does not collapse, which is correct. We have cartilaginous rings. See, so only C statement is incorrect. So that means not true वाला आपके पास कौन सा होगा? Option C. Next, a doctor has prescribed a corrective lens of power plus 1.5 diopter. एक डॉक्टर है जिन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया एक लेंस जिसका पावर है प्लस 1.5 डायोप्टर। फोकल लेंथ हमें लेंस की बतानी है, सो बेसिकली पावर इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ इन मीटर्स, क्योंकि यहाँ पे डायोप्टर है तो मीटर सेंटीमीटर हम किसी में भी निकाल सकते हैं, ऑप्शंस में मीटर है, सो डोंट वेस्ट योर टाइम, सेंटीमीटर में मत निकालो, सीधा मीटर में ही सॉल्व करो। सो वील हैव एफ इज इक्वल टू 1 बाय 1.5। ठीक है, तो इसको जब कट करोगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 0.67 मीटर। सो बी इज द राइट आंसर। मार्क करना भूल गए, इसको मार्क करना मत भूल जाना आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन चैप्टर और 4 मीडिया पी क्यू आर एंड एस। तो मीडियम दे रखे हैं ए बी सी डी, ठीक है, और यहाँ पी क्यू आर एस दिया है, तो इसको आप अपनी बुक में सही कर लो। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये आपका सैम्पल पेपर 5 है अरिहंत की बुक में, तो ऊपर देखो आपको इस क्वेश्चन के अंदर कहा है ये क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ, तो ये क्वेश्चन है 40th क्वेश्चन है, इसमें आपको ऊपर पी क्यू आर एस दिया हुआ है और मीडियम में ए बी सी डी, तो ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक है, तो इसको आप कंफ्यूज मत हो जाना। ओके, सो दिस इज पी क्यू आर एस, मैं इसको रिप्लेस ही कर देती हूँ, बट ऑप्शंस में ए बी सी डी से है,
सो नेवर माइंड, आई थिंक हम कर लेंगे. PQRS, लेट्स से इट इज ABCD. ओके. सो इफ लाइट, और इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, 1.50, 1.52 एंड 2.40. So if light travels from one medium to another, light एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है, तो which one of the following is true? Speed of light in medium D is more. ऑप्शंस पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, स्पीड से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट कैसे करते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, इसका मतलब उसमें स्पीड जो है वो स्लो होती है, क्योंकि वो डेंसर होता है. और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू लो होता है, उसमें वो फास्टर ट्रैवल करता है और इट एक्ट एज अ रेयरर मीडियम. अब क्वेश्चन किसी ना किसी तरीके से इसी तरीके से रिलेटेड होगा. तो दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम डी इज मोर देन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सी. तो डी है 2.40 और सी है 1.52. तो आपको बोला है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम डी इज मोर. नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसमें तो स्पीड कम होगी ना. तो दिस इज रॉन्ग. मीडियम बी इज रेयरेस्ट. रेयरेस्ट तो वो होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, तो वो ए है. तो ये भी करेक्ट नहीं है. Speed of light remains same in all. No, it cannot be. If the mediums have different refractive index values, so obviously the speed is going to be different. Medium A is the rarest, and yes, it is true because it has got the lowest value. So that means A हमारा correct option है. बच्चे refractive index पे ना मुझे एक intuition है, पेपर में question पक्का आएगा, तो refractive index के कोई भी question को आप मत छोड़ना. Okay, the liquid waste product of plants formed due to oxidation of various essential oils. इसमें तो मुझे ऑप्शंस भी देखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है दे आर रेजिन्स. सो सी इज द करेक्ट आंसर. तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस के लिए तो आप इतने श्योर होने चाहिए हो ना कि ऑप्शन देखने ही ना पड़े. तैयारी इतनी अच्छी से करो अपनी आप. What will happen if the undigested food is kept too long in a large intestine? आपको पता है कि जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, सारा का सारा डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में खत्म हो जाता है. फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जहां से पानी का भी एब्जॉर्प्शन होता है. तो अगर अनडाइजेस्टेड फूड बहुत टाइम के लिए लार्ज इंटेस्टाइन में रहेगा, तो उससे फूड क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बिकम ड्राई एंड हार्ड. यस, इट विल बी कंप्लीटली डाइजेस्टेड. नो, डाइजेशन का तो मतलब ही नहीं है ना वहां. will get absorbed by the wall. How come it can be absorbed? उसमें कोई absorption वाला वो है ही नहीं. What food को absorb नहीं करता है वो. Will get stuck in the large intestine. No, not at all. आपको पता है कई बार कॉन्स्टिपेशन भी होती है कई लोगों को, कि भी बाउल मूवमेंट सही से नहीं हो पाती. तो उस केस में जब उनको किसी भी तरीके से जब रिलीफ मिलता है, जब वो स्टूल पास करते हैं, तो जो उनका स्टूल होता है वो ड्राई और हार्ड हो चुका होता है. ये एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब हो चुका होता है उसमें से. So A would be the correct answer. Okay. Next question. A ray of light falls on one face of equilateral glass prism at 40 degree. Okay, हमारे पास एक ग्लास प्रिज्म है जिसमें जो लाइट है वो फॉल कर रही है at an angle of 40 degree and emerges from the other face at the same angle. Okay. So deviation suffered हमें निकालना है. तो मैं आपको याद करा दूं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू एंगल आई प्लस एंगल आर. तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, सो एंगल आई प्लस एंगल आर माइनस एंगल ए. तो यहाँ पे आपको पता है कि हमारे पास जो एंगल ऑफ डेविएशन है, आई और आर का वैल्यू लिख लेते हैं. दिस इज 40, दिस इज 40 एंड दिस वुड बी 60. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा 80 माइनस 60 मतलब 20 डिग्री. और 20 डिग्री आपके पास ऑप्शन में है. तो सी हमारा करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू अ ग्लास स्लैब? अगर लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा ग्लास स्लैब से? नॉर्मल इंसिडेंट ग्लास स्लैब पे आपको दिया है कि नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है. तो मैं आपको बता दूं इस केस के अंदर, अगर कभी भी कोई लाइट नॉर्मल इंसिडेंट होती है, मतलब परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है, तो उस केस में एंगल क्या होता है हमारे पास? 0 डिग्री. एंगल आई बी और एंगल आर बी, इट इज इक्वल टू 0 डिग्री बिकॉज इट मूव्स अनडेविएटेड. दिस इज डी, दैट इज 0 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन. Examine the above diagram. This is a diagram. We have concave mirror, focal length दे रखा है 20, screen दे रखी है 50. Okay. At what range of distance should the candle flame be held from the mirror to obtain its real image on the screen?
कितनी दूर हमें कैंडल फ्लेम को रखना पड़ेगा ताकि हमें रियल इमेज मिले। सो बेसिकली कैसे हम बताएंगे, आपको पता है सबसे पहले पी, इसमें आप थोड़ा केसेस को भी यूज कर सकते हो। पी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनती है, ठीक है। और एफ पे जब होता है रियल इन्वर्टेड बनती है, बट इन्फिनिटी पे बनती है। बट यहाँ आपके पास स्क्रीन है, मतलब जो इमेज बन रही है वो आपके पास 50 सेंटीमीटर पे बन रही है, और रियल इमेज है तो ऑब्वियसली इसका नेगेटिव में साइन होगा क्योंकि वो इस साइड बनेगी। तो फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, सो दैट मीन्स इमेज डिस्टेंस है 50 अगर इमेज पे बन रही है, एफ पे तो इन्फिनिटी पे बनती है, और एफ और सी के बीच में अगर आप देखो तो इमेज का बनती है, ये डिस्टेंस तो हो जाएगा 40 प्लस 20 40 हो जाएगा, बट इमेज का बनेगी बियॉन्ड सी, मतलब 40 के पीछे। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा दैट वुड बी बिटवीन 20 to 40 सेंटीमीटर। तो बी करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से बिना सॉल्व किए दिमाग को लगाओ, केसेस को रिकॉल करो और आंसर दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म गिवन अबव फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन 3/2, √2, √3, √3/2। अब देखने में क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा बट बहुत इजी है। सबसे पहले तो आप देखो ये इंसिडेंट रे है आपके पास, ठीक है, ये इसका नॉर्मल हम ड्रॉ कर लेते हैं। सो बेसिकली ये इसका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल आपके पास हो गया 90 और ये एंगल हमारे पास हो गया 45 डिग्री, ठीक है। तो अब इसमें पूछा है कि मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमारे पास यहाँ पे एंगल आए तो हमारे पास 45 हो गया, और एंगल आर क्या होगा उसके लिए हमारे पास होगा 90 डिग्री, इट वुड बी 90 डिग्री। ओके, अब स्नेल्स लॉ आपको पता है कि हमारे पास स्नेल्स लॉ होता है, एंड एज पर स्नेल्स लॉ अगर हम यूज करें तो वी कैन राइट म्यू इंटू साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री बाय साइन 45 डिग्री। अब अगर आप इसकी वैल्यू लगाओ तो आपके पास जो साइन 90 होता है दैट इज 1 एंड दिस इज 1/√2। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? √2। तो बी आपका करेक्ट आंसर है। इसको इस तरीके से डाल कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The above lens has a focal length 50 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ दिया है 50 और आपको पता है इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव के अंदर होता है। नाउ ऑब्जेक्ट इज एट ऑफ हाइट 10 mm। यूनिट्स का कन्वर्जन याद रखो, 1 mm इज इक्वल टू 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर एंड यू इज ऑलवेज नेगेटिव फ्रॉम द पोल। फाइंड द हाइट ऑफ इमेज। अब आपको पता है हाइट ऑफ इमेज हमारे पास निकल जाएगी इस फॉर्मूला से, बट हमारे पास m नहीं है, और m निकालने के लिए यहाँ पे आपके पास लेंस है तो वील मेक यूज ऑफ फॉर्मूला v/u, बट हमारे पास v भी नहीं है, बट वी हैव f एंड u, सो वील मेक यूज ऑफ लेंस फॉर्मूला विच इज 1/f इज इक्वल टू, आप भी साथ साथ सॉल्व करो इसको, 1/v माइनस 1/u। तो इसमें जब आप इसको पुट करोगे सो इट विल बी लाइक, अगर आप कहते हो तो मैं सॉल्व भी कर देती हूँ। 50 इज इक्वल टू, अपने प्यारे स्टूडेंट्स की बात मान लेनी चाहिए और थोड़ा सा उनको हेल्प भी कर देना चाहिए। माइनस माइनस प्लस इधर ले गए तो क्या हो गया ये माइनस, दिस इज 1/v। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम 300 आ जाएगा, और सॉल्व करने के बाद जो v आएगा दैट वुड बी प्लस 300 सेंटीमीटर, ठीक है। v आ गया तो v/u से m निकाल लेते हैं, 300 और नीचे आ गया -16, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके m का जो वैल्यू आएगा, इसको हम ऐसे करते हैं, इक्वेट भी कर सकते हैं, 2 3 एंड 2 15, 3 एंड 5 -5 आ गया, ठीक है। तो अब HI/HO निकालने के लिए यहाँ लिख देती हूँ m इज इक्वल टू HI/HO। तो ये आपके पास हो गया -5, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी ना हमारे पास 1 सेंटीमीटर, सो हाइट ऑफ इमेज वुड बी -5, और ऑप्शन में दिख रहा है आंसर निकल चुका है। और एक को इस तरीके से डाकन जल्दी से कर दो और खुश हो जाओ कि आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव दिस डेटा, एलिमेंट, लस्टर, हार्डनेस, हीट कंडक्टिविटी। क्वेश्चन देखते ही मुझे समझ आ गया है कि इसमें कुछ ना कुछ पूछा गया है कि कौन सा एलिमेंट किस चीज के लिए सूटेबल होगा या नहीं होगा। पढ़ लेते हैं क्या बना रहे हैं यहाँ पे हम, यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स किस लिए यूज होते हैं आप बताओ? खाने के लिए यूज होते हैं,
उनमें लस्टर होनी चाहिए, शाइन होनी चाहिए, डल यूटेंसिल्स तो अच्छे नहीं लगते, हार्ड होने चाहिए, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी तो वो उसके अंदर खाना गर्म रहेगा या हीट पास हो पाएगी। सो बेसिकली पूछा गया है कैन बी यूज्ड, तो जिसके अंदर ये तीनों प्रॉपर्टी होगी, लस्टर, हार्डनेस और हीट कंडक्टिविटी, वो गुड कंडक्टर होगा। अब ए में लस्टर नहीं है, हीट कंडक्टिविटी नहीं है, कुछ है ही नहीं इसमें, तो छोड़ो इसको। इसमें हार्डनेस नहीं है, सी के अंदर सब कुछ है, तो इट इज गुड, और इसके अंदर कंडक्टिविटी नहीं है, तो सी हमारा सिर्फ और सिर्फ सी। ऐसे कभी घबरा जाते हैं, जैसे मैंने ऑप्शन फर्स्ट देखी ना, मुझे लगा 2 ऑप्शंस होगी, बट मैंने देखा मेरा सही ऑप्शन था यहाँ पे, सो ओनली सी इज करेक्ट ऑप्शन, तो डी को मार्क कर दो। So task is completed. We are finished with section B. So now let's quickly begin with section C and finish off the sample paper. Okay, so we have section C now. Okay, so we have is case studies. As you know that in this section we will come across 3 case studies, और हर case study पे based question होंगे. Total 12 questions है, 4 4 4 12, मतलब each case study के 4 questions है, और हमें कितने हमें करने हैं टोटल 10 questions करने हैं 12 में से. Okay, तो case study first पढ़ते हैं. 2 test tubes are taken with different solutions, copper sulfate and iron sulfate. एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट और एक में आयरन सल्फेट. ठीक है, फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल तो रिएक्शन ही करना पड़ेगा. ओके, ऑब्जर्व द 2 टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी. लेट्स से दिस इज ए, इट इज आल्सो गिवन, लिखने की कुछ जरूरत ही नहीं है. आंसर द फॉलोइंग. व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन इज इन्वॉल्वड इन द टेस्ट ट्यूब ए? टेस्ट ट्यूब ए, आयरन इज डिप्ड इन टेस्ट ट्यूब ए. रिएक्शन तो हो जाएगी, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो बहुत मजेदार होते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं. ओके, तो रिएक्शन कौन सा है मैंने बोल ही दिया, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज मोर रिएक्टिव इज डिस्प्लेसिंग लेस रिएक्टिव फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. सी वुड बी द राइट आंसर. चलो देखते हैं अगला. सो अगेन ऑन केस स्टडी 1, और अब बताना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद करेक्ट फिजिकल स्टेट अकर्स इन टेस्ट ट्यूब ए. रिएक्शन हम कर चुके हैं, Fe प्लस CuSO4, आयरन का वैलेंसी 2 होता है, सल्फेट का भी 2 होता है, कट जाएगा, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है. तो इन ऑप्शन में से ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा ए पे हम टिक कर देते हैं, क्योंकि देखो आयरन आयरन इक्वल, कॉपर 1 1, S 1 1, ऑप्शन 4 4, बैलेंस्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेस्ट ट्यूब बी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब टेस्ट ट्यूब बी में Cu और FeSO4, भाई ये रिएक्शन तो होता ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कॉपर तो डिस्प्लेस सिर्फ अपने से नीचे वालों को कर पाता है, जो कि आपके पास होते हैं. कॉपर के बाद आता है आपके पास मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम. तो FeSO4 को तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि Fe तो ऊपर आता है. सो कॉपर विल डिस्प्लेस आयरन. हाउ इट कैन डिस्प्लेस? इट कांट डिस्प्लेस, क्योंकि वो कम रिएक्टिव है. द कलर ऑफ सॉल्यूशन विल चेंज. हाउ कैन इट बी चेंज? रिएक्शन ही नहीं होगी तो कलर कहां से बदलेगा? टेम्परेचर, देयर विल बी नो चेंज, इट विल रिमेन एज इट इज. So D is the correct answer. So just darken the D part. Okay, last question of case study 1. What will be the change in color in test tube A? Yes, the color will definitely change in test tube A, क्योंकि reaction वहां पे हो रहा है. जहाँ पे reaction नहीं होता ना, वहां color change नहीं होता. And let me tell you, copper sulfate का जो aqueous solution होता है that is blue, और iron sulfate is light green, dirty green और green. अब option देख लेते हैं. green to colorless, no. तो ग्रीन वाले तो होंगे ही नहीं ना, क्योंकि पहले तो वो ब्लू है. तो ब्लू टू लाइट ग्रीन, ब्लू टू डार्क ब्राउन, ग्रीन. बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, केस स्टडी 2 फ्रॉम, आई कैन जस्ट लुक एट द डायग्राम, इट इज फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेस पार्ट 3, and I really like doing the human heart diagram, and I hardly do these questions, and you also hardly study it and do it. Okay, case study 2. Human heart acts like a pumping machine in body that pushes out blood into blood vessels. Yes, it is a pumping machine. Blood को pump करता है सारे body parts में. It is situated between the lungs, slightly towards the left side of the chest. Yes, see, heart is right, but it is on the left hand side. ये तो पता ही है ना, आपको कहते भी हैं. Human heart is 4 chambered. We know that. Left atrium, left ventricle, right atrium, right ventricle. These chambers are meant to prevent mixing of oxygenated and deoxygenated. We know that. Left hand side deals with pure and right side deals with impure. So this diagram is a longitudinal section of human heart. Again, we can look at it and we can make out. Okay, coming on to questions. Part A and Part B are separated by
Part A, Part B. So that means the left and the right side, the ventricles are separated. They are separated by septum. Please remember the atrium, like we have, let's say, I'm not that much good in making diagrams, so please accept my diagrams. So atriums are separated by interauricular septum. Two ventricles are separated by interventricular septum, and auricle and ventricle are separated by AV septum. So there is a word septum, remember it, which is separating them. So they are not walls, they are not capillaries, they are not muscles. It is interventricular septum. That is inter मतलब बीच में ventricular ventricles के septum मतलब division. So B is the correct answer. Next question. Right atrium receives blood from. Now right atrium it deals with impure blood. We know that. और impure blood कहाँ से आता है? Body part से आता है. कौन लेकर आता है impure blood? We know that vena cava brings. And how many vena cavas we have? Two. Superior brings from the upper part of the body, that is the impure blood, and inferior brings the impure blood from the lower part. So the option is clearly visible to me. मैं बहुत जल्दी option ढूंढ लेती हूँ अपना. So C would be the correct answer. Okay, next question. What is the function of part D? What is D? तो हमें बताना है कि फंक्शन ऑफ पार्ट डी हमारे पास यहाँ पे क्या है. सो बेसिकली हमारे पास जो डी पार्ट है, दिस इज द डी पार्ट. सो कैन यू मेक आउट व्हाट इज इट? तो मैं आपको ये फैमिलियर करा देती हूँ कि ये सी एफ डी हमारे पास क्या है. सी इज पल्मोनरी आर्टरी. And you know that F is pulmonary vein and D is aorta. Okay. So basically यहाँ पे पूछा है पार्ट डी. तो हमें पता है रोटा का काम है प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से लेना और सारे बॉडी पार्ट्स में देना. आगे वो आर्टरीज आर्ट्रियोल्स बनाता है, कैपिलरीज और एक्सचेंज, वो सब आता है आपको. तो यहाँ आपके लिए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड या डीऑक्सीनेटेड ब्लड वाले ऑप्शंस तो इसमें इनकरेक्ट ही हो जाएंगे. ओके. So it receives oxygen-rich blood from right ventricle. Right ventricle कहाँ डील करता है उससे pure blood से? From left ventricle and circulate to various body parts. ये भी सही लग रहा है. अगला देखते हैं. यहाँ lungs आ गया नहीं. तो C हमारा correct answer है. It receives oxygen-rich blood, that is pure blood, from left ventricle and it circulates the various body parts. Okay. Next question. What is the difference in the composition of blood in part C and F? So I told you. जो पार्ट सी है दैट इज पल्मोनरी आर्टरी. कई बार इन डायग्राम्स के अंदर कंफ्यूजन होता है, मैं भी कंफ्यूज होती हूँ. प्लीज इस डायग्राम को ध्यान से देख लो क्योंकि वेसल्स हम पढ़ते हुए डायग्राम कुछ और अपने माइंड में रखते हैं, लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनल व्यू है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है. सी इज पल्मोनरी आर्टरी, एफ इज पल्मोनरी वेन, दिस इज अरोटा, दिस इज वेना केवा. ठीक है. तो हमें पूछा है डिफरेंस इन द कंपोजिशन ऑफ ब्लड इन पार्ट सी एंड एफ. तो सी है पल्मोनरी आर्टरी और एफ है पल्मोनरी वेन. We know that like normally artery carries pure blood away from the heart and vein carries impure blood towards the heart. But here these two are the exceptional cases. So here pulmonary artery, it carries the impure blood. And pulmonary vein carries the pure blood. So let's look for the options. C, pulmonary artery. So this we have identified having deoxygenated blood. Yes, it is correct. F, pulmonary vein having deoxygenated blood, again correct. C, aorta having oxygenated, no it is not aorta. F is pulmonary vein having oxygenated blood. Yes. Pulmonary vein, F is pulmonary vein having oxygenated blood. Here it was written deoxygenated, so it's wrong. This F is correct. So basically we have two correct, 1 and 4. And the option is option D. So D is the correct option. Okay, moving on to last case study of this section C. That is, I think I can just look at the figure and make out it is based on the reflection chapter. Okay, Raman wanted to know about the uses of convex mirror. So on learning, he understood that the convex mirror is a simple way of improving the safety in our warehouse or production environment. In the work environment of warehouse, convex mirror can be placed at crossing or blind spots to enable workers to see approaching forklifts, other vehicles or approaching colleagues. This provides employees with a necessary overview of their work environment and therefore increases safety in the workplace. Okay, so the questions are, when Raman tries to move object away from convex mirror,
Let's say we have this convex mirror and Raman tried to move the object away. Let's say object, sorry, we are talking about mirror. This is mirror. So object initially अगर यहाँ था और अब हम उसको दूर ले जाएंगे तो साइज ऑफ इमेज ऑब्वियसली आप जितना उसको दूर ले जाओगे साइज उतना छोटा हो जाएगा. ठीक है. So it increase with distance, decrease with distance, does not change or same. It decreases with distance. So B is the correct answer. Okay, next question. The image formed by convex mirror of focal length 30 centimeter is 1/4 of the object. आपको दिया है कि एक इमेज बन रही है कॉन्वेक्स मिरर से जिसका फोकल लेंथ है 30 और इमेज बन रही है 1/4 ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब 1/4 ऑफ द ऑब्जेक्ट. Select the row containing the correct value of object and image distance. बेसिकली हमें क्या निकालना है इसमें u और v और दोनों ही हमें गिवन नहीं है. So let me tell you, we know that m is equal to minus v over u. तो जब आपके पास v और u की दोनों वैल्यूज नहीं दी हो तो जिसको फाउंड करना हो उसको आप दूसरे टर्म्स में ले सकते हो मतलब उससे दूसरे वेरिएबल को. जैसे मैं दिखाती हूँ 1/4 इज इक्वल टू माइनस v बाई यू. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर हमें निकालना है सो लेट्स टेक दिस एज u एज -4/v. ओके. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे वी हैव f, वी हैव m, वी हैव u ऑल्सो. तो अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे सो वी कैन मेक यूज ऑफ मिरर फॉर्मूला विच इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. सो दिस वुड बी 30. दिस वुड बी v, हम पहले निकाल लेते हैं. इट वुड बी v और u विल बी -4v. तो जब आप इसमें इसको सॉल्व करोगे हम v के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो v हमारे पास आएगा यहाँ पे. वी कैन सॉल्व इट इन दिस वे प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ गया तो प्लस हो गया आपके पास. नो सॉरी वील टेक द एलसीएम ऑफ दिस ओनली. सो इट विल बी 4v. ठीक है. तो ये आपका 1/30 है. द स्पेस इज शॉर्ट. आई एम जस्ट टेलिंग यू द डायरेक्ट आंसर. सो v हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 22.5. अब जब v 22.5 आ जाएगा तो आप उससे u निकाल सकते हो बाय मेकिंग यूज ऑफ माइनस v बाई यू. So it would be u would be -90. It would be -90. तो v आपके पास आएगा v will be 22.5 and minus का 22.5. So it would be this and this would be -90. तो b हमारा करेक्ट आंसर आएगा. आई वॉज शॉर्ट ऑफ स्पेस. मैं एक बार फिर भी आपको बता देती हूँ. f दिया था, m दिया था. कभी अगर v और u ना दिया हो तो जो भी चीज सॉल्व करनी हो u करना हो v करना हो उसकी दूसरे ही टर्म्स में ही उसकी वैल्यू ले लो और फिर उसको सब्स्टिट्यूट करके उसका एलसीएम लेकर आप उसको सॉल्व कर दो. ठीक है. तो आपके पास उस चीज की वैल्यू आ जाएगी. फिर उसके बाद -v/u में उसको पुट करके आप आंसर निकालो. नेक्स्ट क्वेश्चन. His friend noted some properties of convex mirror with his demonstration. Convex mirror always form virtual and erect image. Yes, it is correct. Convex mirror may form real. No. It never forms real image. Convex mirror provide wide view as they are curved outwards. Yes, they provide the wide view. That is the reason they are used as a rear view mirror. So, which of the above mentioned property a convex mirror has due which to use as rear view? So, basically the property is 1 and 3rd. And the correct answer is option A. So you will mark and darken option A like this. Okay, next question. Next question we have is an object of 7 centimeter in length. Numerical है. Object का height दिया 7 centimeter. It is placed at distance of 20 centimeter in front. So -20. Radius of curvature is given 30. And we know that if we half it, we get the focal length. So focal length would be 15 centimeter. और इसका जो focal length होगा it will be in positive. Okay, so अब हमारे पास दिया है size and position of image. height निकालना है और v निकालना है. तो पहले f, u और v को यूज करते हुए यहाँ पे बेसिकली मिरर पे बेस्ड है तो हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे v प्लस u. तो 1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u दैट इज -20. इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास यहाँ पे v आ जाएगा 60/7 सेंटीमीटर पॉजिटिव का. ठीक है. अब आपके पास जब v आ गया तो हम m निकाल लेंगे. m वुड बी -v/u -v दैट इज -60/7 और u आपके पास है -20.
सो m will come out to be like this. अगर आप इसको पूरा सॉल्व नहीं करते हो तो आप इसको सीधा माइनस v ओवर u को सीधा h i ओवर h o भी लगा सकते हो. सो इट विल बी माइनस 60/7, u हो गया माइनस 20, h i हमें निकालना है एंड दिस इज 7. सो व्हेन यू विल सॉल्व फॉर इट तो आप देखो 60/7 तो आ ही चुका आपके पास. तो बेसिकली प्लस का 60.7 इन दोनों में से आंसर कोई होने वाला है. तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे यू विल सी दैट द आंसर इज दिस वन बी. द हाइट कम्स आउट टू बी +3. क्योंकि वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि प्लस में ही आना था, क्योंकि हमारे पास कभी भी जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा वर्चुअल डायरेक्ट इमेज पर आता है, कभी रियल इन्वर्टेड नहीं बनाता. और आपको पता है m का आंसर अगर नेगेटिव होता है तो रियल इन्वर्टेड होता है. सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर. So with this, we have completed this whole sample paper, that is sample paper 5. And let me tell you, bache, that let's recall that this is a book of Arihant, and I heartily request my all dear students to practice the paper. And I've told you that sample paper 5 we have done. This is sample paper 5, so this we have done. So this is homework for you. Just take a break and then sit with the proper pen or paper, or you have a OMR sheet also here. Okay, so if you are okay with doing and folding the pages and doing the answer, it's correct, it's okay. But if you are not, take your copy and answer it in this way, or just write A, B, C, D and then match your answers with the given answers. And if you get any problem, then you can just look at that question which is solved by me. So this is the Arihant book. So if you have taken, well and good, and if you have not taken, I would suggest you to go for it because it will actually enhance your knowledge. So with this, we come to an end of this session. I hope you like it. I always like, taking sessions with you. So if you like the video, hit the like button, share the video with your friends, and do not forget to hit the bell icon for the notification. And if you haven't subscribed to Arihant Padhaku, do it right now. So me, Divya, signing off. We'll be meeting very soon where we'll be solving sample paper 6. So till then, take care, bye-bye, and make your habit to write and learn, and do not forget to attempt the paper, that is the sample paper 5, which we have done as the final paper. Treat it like a final paper. So thank you, bye-bye, take care, bye-bye.